हेलो स्टूडेंट्स, इसके पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया कि कल्पेबल होमिसाइड क्या है, सदोष मानववध क्या है और कब सदोष मानववध हत्या हो जाता है, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड अमाउंट्स टू मर्डर। आज हम डिस्कस करेंगे व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 100 कल्पेबल होमिसाइड को डिफाइन करता है और सेक्शन 101 मर्डर को डिफाइन करता है। तो जो मर्डर की डेफिनेशन दी गई है वो बाय वे ऑफ कल्पेबल होमिसाइड दी गई है। वो ये बताता है कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो सेक्शन 101 में फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली करके दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। इसके साथ ही साथ सेक्शन 101 में ही 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो कि ये बताते हैं कि व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। मतलब ये कि सेक्शन 101 जो कहता है वो कहता है एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। तो सेक्शन 101 में फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली बताए गए हैं जो उन परिस्थितियों को बताते हैं कि जब कि कोई सदोष मानववध हत्या हो जाता है। इसके साथ ही साथ सेक्शन 100 में 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं जो कि ये बताते हैं कि कब कल्पेबल होमिसाइड मर्डर नहीं होता है। तो इसमें जो पहला एक्सेप्शन है सेक्शन 101 का जो पहला एक्सेप्शन है वो ये बताता है कि कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज caused was done out of grave and sudden provocation and the offender due to this grave and sudden provocation lost his self-control and caused the death of the person who has given him the grave and sudden provocation or of any other person by mistake। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन के कारण अपनी आत्मनियंत्रण की शक्ति खो देता है और उस व्यक्ति की हत्या कर देता है जिसने उसको गंभीर एवं अचानक प्रकोपन दिया है, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की डेथ काज कर देता है बाय एक्सीडेंट, किसी अन्य व्यक्ति की डेथ काज कर देता है बाय एक्सीडेंट और बाय मिस्टेक। फॉर एग्जांपल, मिस्टर एक्स को मिस्टर जेड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देते हैं, मतलब कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे कि उनको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन होता है। मतलब वो इतना ज्यादा गुस्सा में आ जाते हैं कि वो अपना जो सेल्फ कंट्रोल है उसको खो देते हैं, उनका जो भावनाएं हैं उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, तो उस गुस्से में वो कुछ कर बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्या है, ऐसी स्थिति में हत्या ना होकर के, मर्डर ना होकर के, बल्कि सदोष मानववध माना जाएगा या कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। इस पे एक लीडिंग केस है के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आपने अगर अक्षय कुमार की मूवी रुस्तम देखी हो जो कुछ दिन पहले आई थी, वो इस के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के ही फैक्ट पे बेस्ड थी, मतलब इसी केस के फैक्ट्स थे जिनके आधार पर वो मूवी बनी थी। तो ये के.एम. नानावती एक नेवल ऑफिसर थे, नेवी के ऑफिसर थे। इनके एक तथाकथित मित्र थे। ये जब अपनी ड्यूटी पे अपने घर से बाहर गए तो इनकी पत्नी और ये जो उनके तथाकथित मित्र थे उनके बीच में अफेक्शन डेवलप हो गया, अफेयर हो गया। जब के.एम. नानावती लौट के आते हैं तो इनकी पत्नी बाय इम्प्लीकेशंस इनको बताती है कि शी इज नॉट फेथफुल टुवर्ड्स हिम, और उसका अफेयर हो गया है इस व्यक्ति के साथ। के.एम. नानावती अपनी पत्नी को और साथ में एक और पड़ोस की बच्ची रहती है उसको जाते हैं एक सिनेमा हॉल के पास ड्राफ्ट करते हैं कि आप लोग टिकट खरीद के देते हैं कि आप लोग मूवी देखिए, मेरा कुछ काम है, मैं लौट के आता हूं, तो जब मूवी खत्म होगी तो मैं आपको रिसीव कर लूंगा और अपने साथ लेता चलूंगा। इसके बाद के.एम. नानावती जाते हैं
उनका जो ऑफिस रहता है वहाँ पे, उस ऑफिस पे जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि उनको बाहर जाना है और जिस रास्ते से जाएंगे वो वहाँ जंगल वगैरह भी पड़ता है, तो इसलिए वो एक पिस्टल और कुछ कार्ट्रिजेस, कुछ कारतूस इश्यू कराते हैं। इसके बाद वो पहुंचते हैं उस व्यक्ति के पास जिससे इनकी पत्नी का अफेयर हो चुका था। उससे ये कहते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत के क्रम में उससे ये कहते हैं कि इतना ही प्रेम है तो तुम मुझसे शादी कर लो। तो वो व्यक्ति ये रिप्लाई करता है कि क्या मैं हर उस औरत से विवाह कर लूं जिसके साथ मैंने रात बिताई है या जिसके साथ मैं सोया हूं। उसकी इस लाइन से के.एम. नानावती को गुस्सा आता है और वो उसको गोली मार देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। अब के.एम. नानावती ने अपने डिफेंस में ही ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस लिया। तो इस के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स बताए, जिसमें से पहला प्रिंसिपल यह है कि provocation should come to the accused. Provocation should come to the accused and not the accused should go to the provocation, and not the accused should go to provocation। मतलब प्रकोपन को एक्यूज के पास आना चाहिए, ना कि एक्यूज स्वयं चल के प्रकोपन के पास गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे है, वहां पर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे उसको गंभीर एवं अचानक प्रकोपन हो जाता है और उस स्थिति में वो किसी की डेथ काज कर देता है, तब तो एक्सेप्शन 1 का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को ये पता है कि वहां हम जाएंगे, वहां सर्कमस्टांसेस टेंस हैं और वहां कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि वाद विवाद हो जाए और उसको गंभीर एवं अचानक प्रकोपन हो जाए और वो उसको हैंडल न कर पाए और किसी की डेथ काज कर दे, अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो उस व्यक्ति को वहां जाने से बचना चाहिए। लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो वहां चल के गया, घटनास्थल पर चल के गया, जहां पे जाने के बाद उसको पहले से ही पता था कि वहां इस तरह का कोई विवाद हो सकता है, तो उस स्थिति में उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पे के.एम. नानावती के केस में ये हेड किया गया उसके फैक्ट्स पे कि यहाँ पे के.एम. नानावती, अगर परिस्थितियां ऐसी होती कि कहीं उनकी पत्नी का प्रेमी टकरा जाता और वहां विवाद हो जाता, गोली चल जाती, तब तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का मामला बनता है। लेकिन चूंकि के.एम. नानावती खुद चल के उसके पास गए थे, उससे उन्होंने पूछताछ की, उससे फिर इनका झगड़ा हुआ, तो यहाँ पे परिस्थितियां इस तरह से थी जहां पे इनको खुद पता था कि अगर वो जाएंगे वहां पर इस तरह की बात करेंगे तो इससे इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और ये बाकायदा पिस्टल वगैरह लेके गए, कार्ट्रिज इशू करा के। तो कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे ये खुद चल के गए जिससे कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन हुआ इनके पास, प्रकोपन इनके पास नहीं आया था, इसलिए इनको एक्सेप्शन 1 का लाभ नहीं दिया गया और इनको मर्डर के लिए लायबल माना गया, कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना गया। दूसरा, टाइम टू कूल डाउन की बात की गई इस के.एम. नानावती के केस में। ये कहा गया कि सामान्यतः किसी व्यक्ति को अगर किसी बात से गुस्सा आता है तो वो कुछ समय बाद गुस्सा शांत हो जाता है। तो ये कहते हैं कि अगर जिस कार्य से गंभीर एवं अचानक प्रकोपन हुआ, उस कार्य के तुरंत बाद ही गंभीर एवं अचानक प्रकोपन में कोई व्यक्तिगत डेथ काज कर देता है, तब हम उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मान सकते हैं। लेकिन टाइम के साथ अगर टाइम टू कूल डाउन मिल गया, मतलब अगर उस व्यक्ति को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का समय मिल गया, उसको कुछ सोचने समय का समय मिल गया, या कुछ समय के बाद गुस्सा आदमी का धीरे धीरे थोड़ा कम हो जाता है, वो थोड़ा रेशनली सोच पाता है, तो अगर यहाँ पे टाइम टू कूल डाउन मिल जाता है, मतलब उस व्यक्ति को शांत होने का मौका मिल जाता है, तो वैसी स्थिति में भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोवोकेशन ग्रेव हो सकता है लेकिन सडन नहीं। सडन तो तब होगा जैसे प्रोवोकेशन हुआ तुरंत किसी ने डेथ काज कर दी, ये ग्रेव हुआ और सडन भी है। लेकिन प्रकोपन भले ही ग्रेव हो, लेकिन अगर कुछ टाइम लैप्स आ जाता है जिसमें कि उसको
सोचने समझने का समय मिल जाए या गुस्सा शांत होने का समय मिल जाए, तो यहाँ पे क्या है, प्रकोपन ग्रेव हो सकता है, प्रोवोकेशन ग्रेव हो सकता है, लेकिन ये सडन नहीं है। जैसे इस मामले में क्या हुआ कि जब इनकी पत्नी ने बताया, फिर ये अपने घर से निकले, पत्नी को सिनेमा हॉल ड्रॉप किया, अपने ऑफिस गए, फिर वहां पे गए, तो यहाँ पे इतना समय था कि इनको टाइम टू कूल डाउन मिल गया था, गुस्सा शांत होने भर का समय मिल सकता है। इसलिए इस स्थिति में भी इसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन नहीं माना गया। तीसरा जो प्रिंसिपल के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ये बताया गया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इसको डिसाइड करने के लिए जो पिछले एक्ट्स हैं वो भी मटेरियल है और किसी भी व्यक्ति का बैकग्राउंड भी मटेरियल है। मतलब अगर पीछे कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो एक ऑफेंडर है और जिस विक्टिम है उनके बीच ऐसा कुछ पहले हो चुका है जिसमें कि बैकग्राउंड पहले का है, वहां पे किसी छोटी सी बात ने आग में घी डालने का काम किया। वो बात उस समय छोटी थी, लेकिन जो भी बैकग्राउंड ऐसा था कि उस छोटी सी बात ने ही किसी व्यक्ति को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन काज कर दिया, जिसको कहते हैं आग में घी डाल दिया। तो वहां पे इन परिस्थितियों को भी कंसिडर किया जाएगा कि जो घटना घटित हुई है अगर वो अपने आप में बहुत गंभीर नहीं है, तो क्या पीछे का कुछ ऐसा बैकग्राउंड था जो इस घटना को, जो कि प्राइमा फेसाई देखने में छोटी लगती है, वो उसको गंभीर बना देता। नेक्स्ट बात इन्होंने कही कि जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, सत्य का मामला है, और किसी व्यक्ति को जो कार्य था उससे किसी व्यक्ति को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन काज होता है कि नहीं होता है, इसको समझने के लिए उस व्यक्ति का जो सोशल बैकग्राउंड है या अदर बैकग्राउंड है उसको भी देखना पड़ेगा, और ये देखा जाएगा कि क्या उन्हीं परिस्थितियों में उसी बैकग्राउंड से आए हुए किसी भी आदमी को क्या उन कार्यों से उतना ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन काज होता या ना काज होता। तो उसका सोच मतलब क्योंकि उसको ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ, तो क्या उसी सोशल स्टेटस से आने वाले व्यक्ति को क्या उन्हीं बातों से उतना प्रोवोकेशन होता। इफ द आंसर इज यस, तब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ मिलेगा। इफ द आंसर इज नो, तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ नहीं। इस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन के एक्सेप्शन 1 में के 3 प्रोविजो हैं, मतलब 3 परिस्थितियां ऐसी बताई गई हैं जिनमें कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन लागू नहीं होता है। पहला है एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट का एक्ट है तो उसके अगेंस्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन की प्ली नहीं मिलती है, उसका लाभ नहीं मिलेगा जब तक कि उस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से ग्रीवियस हर्ट या डेथ काज होने का रीजनेबल एप्रीहेंशन ना। मतलब अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई काम कर रहा है और उससे किसी व्यक्ति को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता है और वो उस व्यक्ति का जो पब्लिक सर्वेंट है जो कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज के डिस्चार्ज में काम कर रहा है उसकी डेथ काज कर देता है, तो यहाँ पर एक्यूज्ड को या ऑफेंडर को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ नहीं मिलेगा, और जो डेथ काज उसने की है वो एक्सेप्शन 1 में कवर नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक इसका भी अपवाद है कि अगर उस ये जो पब्लिक सर्वेंट है उसका कार्य ऐसा है जिससे कि इस ऑफेंडर को एक रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि अगर वो रिटेलिएट नहीं करता है तो वो उसको ग्रीवियस हर्ट काज कर देगा या डेथ काज कर देगा, ऐसा अगर एप्रीहेंशन है तब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लाभ मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। दूसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को एड कर रहा है, मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट के आदेश पे कोई काम कर रहा है और उस व्यक्ति के कार्य से अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन काज होता है, तो वहां पे भी इस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एक्सेप्शन 1 का लाभ नहीं दिया जाएगा, एक्सेप्ट कि उस कार्य से डेथ या ग्रीवियस हर्ट काज करने का रीजनेबल एप्रीहेंशन ना। तीसरा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई व्यक्ति अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज
कर रहा है और उसके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस से अगर किसी को ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन काज होता है तो उस स्थिति में भी इस ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में जो एक्सेप्शन 1 है वो अप्लाई नहीं होगा और वो कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर इन तीनों परिस्थितियों में नहीं मतलब पब्लिक सर्वेंट के एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति जो पब्लिक सर्वेंट को एड कर रहा है उसके एक्ट के अगेंस्ट नहीं है, या प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट भी नहीं है, ये तीन प्रोविजोज नहीं लागू होते हैं। तो अगर प्रोवोकेशन ग्रेव एंड सडन है और उस प्रोवोकेशन से जो अफेंडर है वो अपना सेल्फ कंट्रोल खो देता है और उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है जिसने उसको प्रोवोकेशन दिया है, तो ये एक्सेप्शन 1 में कवर हो जाएगा और ये मर्डर, ये कल्पेबल होमिसाइड मर्डर की कैटेगरी में नहीं आएगा, भले ही वो सेक्शन 100 के 4 क्लासेस में से किसी एक क्लास में कवर होता हो। तो ये एक्सेप्शन 1 पे हमारा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। ये थोड़ा बड़ा सा था इसलिए इसको एक लेक्चर में सॉल्व करते हैं। बाकी के एक्सेप्शन 2 to 5 हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सेप्शन 2 to 5 के साथ। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपका कोई सजेशन है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।